हेलो एवरीवन। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रेपरेशन में न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हमेशा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब हम स्टार्ट करते हैं एज एन एस्पिरेंट, एक कन्फ्यूजन होती है कौन सा न्यूज़पेपर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इज़ इट द हिंदू और द एक्सप्रेस। एज अ टीचर विद ऑलमोस्ट नाउ 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लेट मी टेल यू, हर रोज़ हर न्यूज़पेपर की हर चीज़ ना तो इम्पॉर्टेंट है ना ही इंडिस्पेंसिबल है। किसी दिन किसी एक न्यूज़पेपर में कोई बहुत अच्छा एडिटोरियल, कोई बहुत अच्छा आर्टिकल आएगा जो हमें जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 या हमारे किसी एक स्पेसिफिक ऑप्शनल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव होगा। अगर आपको स्टार्टिंग में ऐसी कोई कन्फ्यूजन होती है, वी आर स्टार्टिंग दिस सीरीज स्पेसिफिकली डिजाइन्ड फॉर यू। एवरी डे on this channel of Raj Malhotra IAS, I will deal with the most important editorials or articles, be it the Hindu or the Express. And if the response is good enough and if you appreciate this effort on our part, we may add other sources like the Business Standard or the Live Mint or Yojana or Kurukshetra and whatnot. But it all depends what kind of response we get. So आज 8th of April को इंडियन एक्सप्रेस में योगेंद्र यादव सर का एक एडिटोरियल आया, एंड इनकम्प्लीट सोशल जस्टिस। सबसे पहले ना, सोशल जस्टिस ये तो खुद जीएस पेपर 2 का पार्ट है। इट इज़ अ ब्रॉड कंपोनेंट ऑन विच दे मे आस्क क्वेश्चन इन मेंस। अब इस आर्टिकल को जब मैं पढ़ता हूँ, व्हाट आई हैव टू अंडरस्टैंड, पेपर 1 में इसकी क्या रेलिवेंस है, पेपर 2 में इसकी क्या रेलिवेंस है, पेपर 3, पेपर 4 ये तो एसए के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली पॉलिटिकल साइंस हो या सोशियोलॉजी ऑप्शन हो, ये दोनों के लिए ही काफ़ी रेलिवेंट एडिटोरियल है। अब जब मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ, सबसे पहले मुझे एक चीज़ समझ आती है कि इसको मुझे एक बहुत ही होलिस्टिक वे में पढ़ना है। सेकेंडली, अपने ऑप्शन को स्पेसिफाई करते हुए मुझे इसके एडिशनल नोट्स बनाने हैं। बहुत कुछ ऑलरेडी इस आर्टिकल में अवेलेबल है, बट आई हैव टू गो बियॉन्ड दिस आर्टिकल टू गेट दैट नैक ऑफ द थिंग। क्या मेरे को पता होगा कि इस आर्टिकल के साथ कौन से फ्रेमवर्क्स, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स जो जीएस पेपर 4 के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें जॉन रॉल्स का जस्टिस, तो ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो यहाँ पर रेलिवेंट हैं, जिनको मेरे नोट्स में इनकॉर्पोरेट करना मेरे लिए इसेंशियल है। हाँ, घूम फिर के बात वहीं आ जाएगी, क्या मैं खुद इस पूरे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करता हूँ, क्या मुझे पता है कि इसकी इंटरलिंकिंग कैसे करनी है, सो दैट जो मैं नोट बनाऊँ वो इंटरडिसिप्लिनरी मल्टी डायमेंशनल नोट बने और मुझे हर एक स्टेप पे, चाहे वो जीएस का पेपर हो या वो ऑप्शनल का हो या ऐसे हो, मुझे हर स्टेप पे ये मेरा खुद का नोट हेल्पफुल प्रूव हो। अब प्री की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं वो कुछ हद तक यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि आर्टिकल 15(4). आर्टिकल 15(4) क्या है? ये स्टेट को एम्पावर करता है कि वो कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। यहीं से कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि रिजर्वेशन की पॉलिसी की इनिशिएशन होती है। हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 1932 के पूना पैक्ट से रिलेट करना होगा। आपको यहाँ पर जानना होगा कि 1932 में जब महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सर रामसे मैकडोनल्ड ने एक कॉमनल अवार्ड अनाउंस किया था, जहाँ पर उन्होंने बोला था, इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने बोला था कि हम डिप्रेस क्लासेस के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट लाइक प्रोविजंस क्रिएट करेंगे। तो महात्मा गांधी जी ने उस टाइम पर एक फास्ट अनटू डेथ स्टार्ट किया था। आउट ऑफ दैट इवेंट डॉक्टर अंबेडकर जी जाते हैं यरवदा जेल में, जहां पर मदन मोहन मालवीय जो हिंदू महासभा के एक सीनियर लीडर हैं, उनके साथ डिस्कशंस होती हैं और फाइनली डिसाइड होता है कि लेट गो करते हैं हम ब्रिटिश ऑफर ऑफ कॉमनल अवार्ड को, और कांग्रेस विद इन इटसेल्फ अब रिजर्वेशन ऑफ सीट्स करेगी। सो हिस्टोरिकली इस कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करते हुए फिर हम आते हैं आर्टिकल 16(4) के ऊपर, जो रिजर्वेशन करता है प्रोवाइड फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर द एससीज एंड एसटीज। इसी तरह 77th अमेंडमेंट ने 16(4)(a) आर्टिकल जो था वो ऐड किया, जो रिजर्वेशन में भी प्रमोशन का प्रोविजन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा इसको और डेप्थ में जाते हो तो आपको जंजुआ जजमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए। देन आर्टिकल जो है 15(5) वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन के लिए प्रोविजन का स्कोप क्रिएट करता है।
सिमिलरली 103rd अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2019 में पास हुआ था, वो EWS के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% रिजर्वेशन का प्रोविजन प्रोवाइड करता है। नो प्री के लिए ही कंटिन्यू करते हो, अगर हम देखें कौन सी ऐसी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जिनके बारे में हमें पता हो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस आर्टिकल, तो सबसे पहले आती है चंपकम जो 1951 की जजमेंट थी। पहला मेजर वर्डिक्ट था रिजर्वेशन के ऊपर और इसी के बाद फर्स्ट अमेंडमेंट भी हुआ था। अब यहाँ पर एक क्विक बात और ऐड कर देते हैं, फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू ना केवल रिजर्वेशन की बात हुई थी, 9th शेड्यूल भी बना था। तो क्विकली कुछ चीज़ों को आप साथ साथ अगर रिवाइज करोगे तो आपकी जो मेमोरी है उसके लिए आपको कोई ना स्पेशल ट्रिक्स नहीं बनाने होंगे, आप हैबिचुअली चीज़ों को एक साथ लिंक करते हुए रिवाइज कर पाओगे। देन इंदिरा साहनी जजमेंट आती है 1992 में, जो फिक्स करती है कि 50% सीलिंग रहेगी, 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं किया जा सकता, ये अनफेयर हो जाएगा। और साथ में आइडिया आता है क्रीमी लेयर का, कि जिन लोगों को ऑलरेडी रिजर्वेशन के कुछ बेनिफिट्स मिल चुके हैं, क्या उन लोगों को फ्यूचर में दोबारा से बेनिफिट्स लेकर एक स्पेशल ऐसी क्रीमी लेयर क्रिएट करने की कोई एक स्कोप दिया जाए या ना दिया जाए। उस टाइम पर ओबीसीज के लिए तो ये कॉन्सेप्ट आ चुका था, लेकिन आज तक ये बाकी कैटेगरीज के लिए इन लिम्बो है, इसके ऊपर डिबेट डिस्कशन कंटिन्यू करता रहता है। देन 2006 में एम नागराज केस हुआ, जिसमें उन्होंने 16(4)A जो प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात करता है, इसको अपहेल्ड किया, राइट। फिर जर्नैल सिंह जी का जो एक केस था, जर्नैल सिंह जजमेंट 2018 में, इसमें रूल्ड रिजर्वेशन इन प्रमोशन डजंट रिक्वायर डेटा ऑन बैकवर्डनेस। तो ये भी बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि जिन मैकेनिज्म्स के थ्रू हमने ऑलरेडी डिटरमाइन किया हुआ है कि बैकवर्डनेस है, उन्हीं को फॉलो करते हुए हम ये रिजर्वेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। 2022 में जनहित अभियान जजमेंट में 103rd अमेंडमेंट जिससे EWS कोटा आया, उसको हमने अपहोल्ड किया। अब कुछ करंट रिजर्वेशन स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें, प्री में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जहां पर आपसे स्पेसिफिकली ये स्टैटिस्टिक्स पूछे जाए, बट जब आप अपना मेंस में आंसर लिखोगे या ऐसे भी लिखोगे, उसमें दीज स्टैटिस्टिक्स कैन मोर बी लाइक अ चेरी ऑन द केक। तो जैसे हायर रिजर्वेशन की हम बात करें एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में 49.5% टोटल रिजर्वेशन फॉर SC, STs एंड OBCs है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में करंटली कोई मैंडेटरी रिजर्वेशन नहीं है, कुछ स्टेट्स ने फॉर श्योर इसको इंट्रोड्यूस किया है, बट अभी कुछ मैंडेटरी नहीं है। सिमिलरली अगर हम सोशल रिप्रेजेंटेशन इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो SCs के लिए 6.8%, STs के लिए 3.6%, OBCs के लिए 24.9% और मुस्लिम्स के लिए 3.8% है। सिमिलरली सोशल रिप्रेजेंटेशन इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ SCs के लिए 14.6% है। यू कैन सी अ कंट्रास्ट हेयर कि प्राइवेट सेक्टर में 6.8% है और पब्लिक सेक्टर में 14.6% है, तो ऑलमोस्ट डबल द साइज है। STs के लिए 6% है, सेम डबल हो जाता है, और OBCs के लिए 31.2% है। अब जब हम मेंस में आ जाएं, UPSC सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम में, और इस एडिटोरियल को अब अंडरस्टैंड करें, तो सबसे पहले ना एक सोशल जस्टिस फ्रेमवर्क आता है। एज आई सेड, सोशल जस्टिस तो खुद पेपर 2 का पार्ट है, राइट। यहाँ पर ना इफेक्टिवली मेंटेन्ड इनइक्वालिटी का एक कॉन्सेप्ट आता है। अब ये इफेक्टिवली मेंटेन्ड इनइक्वालिटी, व्हाट वी मीन बाय इट, ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है कि देयर आर फ्यू प्रिविलेज ग्रुप्स जो हर हाल में अपनी एडवांटेजियस पोजीशन को संभाल के रखते हैं, उसे इंटैक्ट रखते हैं, एंड इवन इफ एजुकेशन एक्सपैंड भी कर जाए, फिर भी जो प्रिविलेज ग्रुप है वो अपनी उस प्रिविलेज पोजीशन को होल्ड करता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप समझो तो एक पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी ऑप्शनल में कॉन्सेप्ट है सर्कुलेशन ऑफ एलीट का। मॉस्का, मिचेल, प्रेटो या सी राइट मिल्स की भी अगर हम बात करें पार एलीट की, तो ये एक ऐसा एक पावरफुल ग्रुप होता है जो सारी की सारी प्रिविलेजेस अपने लिए विद होल्ड कर लेता है और सिस्टम को मैनिपुलेट कर देता है। सो कहीं ना कहीं ऑप्शनल के स्टूडेंट इसके साथ अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए अगर अपने आंसर्स में एडिशंस करेंगे तो दे विल ऑब्वियसली स्टैंड टॉलर देन द अदर्स। फिर एक सोशल जस्टिस थ्योरी है जो ये एडवोकेट करती है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ को इंश्योर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर अ जस्ट सोसाइटी। ग्रुप राइट्स की थ्योरी है, वो एम्फेसाइज करती है कि कलेक्टिव राइट्स ऑफ द हिस्टोरिकली डिसएडवांटेजियस ग्रुप्स को हमें इंश्योर करना ही होगा। जिन लोगों के साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, उन लोगों के साथ अब जस्टिस करने के लिए हमें कहीं ना कहीं
थोड़ा सा एफर्मेटिव एक्शन, जो कि अगला टर्म है रॉल्सियन जस्टिस के बाद का, हमें कुछ एफर्मेटिव एक्शन करना होगा जो कि एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होगी टू करेक्ट द हिस्टोरिकल इनजस्टिस। पहले टाइम पर गलत हुआ था, अब थोड़ा उसको जस्टिफाई करने के लिए अगर जो जिसे हम कहते हैं ना एफर्मेटिव एक्शन, उसके साथ एक और आइडिया आता है रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। तो अगर हम कुछ सीट्स को रिजर्व कर देते हैं फॉर स्पेसिफिक कम्युनिटीज और कास्ट, इन दैट केस जो जनरल कैटेगरी है, ओपन कैटेगरी है, उसके रिवर्स हो जाता है ना, तो उसको हम बोलेंगे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। अब जॉन रॉल्स का नाम आता है, जीएस में पेपर 4 में इंपॉर्टेंट रहेंगे, एसए में इंपॉर्टेंट रहेंगे, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन और सोशियोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट है। सो रॉल्स का जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के नाम से भी जानते हैं या जस्टिस एज फेयरनेस के नाम से भी जानते हैं, तो वो सपोर्ट करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को और एम्फेसाइज करता है कि अगर कहीं पर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो तो वो सिर्फ और सिर्फ लीस्ट एडवांटेजियस के लिए हो, ताकि सोसाइटी कलेक्टिवली ग्रो कर सके। फिर कुछ रीसेंट पॉलिसी डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो रिसेंटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी न्यूज़ में रही है, और जो 2020 की एनईपी है ये कॉर्नर स्टोन है जो रिफॉर्म्स करवाती है, फोकस करते हुए फ्लेक्सिबिलिटी एंड मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग। अब हम थोड़ा वेस्टर्नाइजेशन का जो आइडिया है एजुकेशन को फ्लेक्सिबल करने का, उसमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का दैट यू कैन टेक अ ब्रेक एंड यू कैन कम बैक एंड रीज्वाइन, सो दैट if the circumstances are not favorable you can take a break, and then choosing a particular stream but then picking up subjects from other streams। एक आप नॉन मेडिकल ले लो और बीच में आप हिस्ट्री पढ़ लो, आप ह्यूमैनिटीज ले लो, साथ में आप केमिस्ट्री पढ़ लो। इन चीज़ों से हम एक फ्यूचरिस्टिक मॉडल तैयार कर रहे हैं जहां पर जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है उसे हम बेटर स्किल्ड, बेटर इक्विप्ड करेंगे फॉर द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। अब इस एजुकेशन पॉलिसी में रिजर्वेशन का इशू और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नोइंग दैट अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऑफ एजुकेशन एक्सपैंड कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर उस रिजर्वेशन पॉलिसी के इम्प्लीकेशंस को समझना होगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बिल एक प्रपोज लेजिस्लेशन है जहां पर रिजर्वेशन को लेकर डिबेट चल रहा है। एक ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन आया था जिससे ये डेटा मिलता है कि जो अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज ग्रुप इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है वो काफ़ी सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मार्जिनलाइज ग्रुप्स वी हैव टू थिंक अबाउट दोज ग्रुप्स जिन्हें हम बोलते हैं मोस्ट वनरेबल ग्रुप्स, राइट। देन ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो, एजुकेशन के मैट्रिक में अगर हम बात करें जीईआर की, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और अगर हम पार्टिसिपेशन को देखते हैं तो हमारा टारगेट बाय 2025 है that we should reach 50% of gross enrollment ratio। I hope you understand अभी क्या सिचुएशन होगी कि हम 2035 तक 50% GER की बात करते हैं। कंटेम्प्रेरी डिबेट्स में जो मेजर इश्यूज हैं, एक है मेरिट वर्सेस रिप्रेजेंटेशन। अब हम हमेशा सोचते हैं यार कि उस बच्चे में मेरिट है, उसके 95-98% मार्क्स आए हैं, बट शायद उसको सीट नहीं मिली और रिजर्वेशन में किसी को सीट मिल गई। या फिर हम ऐसा सोचते हैं कि यार सिर्फ और सिर्फ जो एडवांटेजियस ग्रुप्स हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सफुल लोग हैं, वो सीट्स ले गए, और जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो बैकवर्ड हैं, जो वनरेबल सेक्शंस हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। तो इस पूरे डिबेट में मेरिटोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस, इन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट है। वी हैव टू टेक अ वेरी इन्फॉर्म्ड डिसीजन दैट नन ऑफ दीज इज सेक्रीफाइस्ड बट बोथ ऑफ देम आर एडिक्वेटली एंश्योर्ड। क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन को लेके एक प्रिंसिपल है कि जो ऑलरेडी बेनिफिटेड हैं, जो ऑलरेडी प्रिविलेज्ड हैं, जो ऑलरेडी रिसोर्सफुल है, एटलीस्ट उनको अब रिजर्वेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो डिनाई कर दिए जाए, ताकि अब डिप्रेस क्लासेस के अंदर ग्रेटर डिप्रेस क्लासेस, दलित के साथ साथ महादलित जैसे कॉन्सेप्ट ना बने और सोसाइटी में और ज़्यादा पोलराइजेशन ना हो या और ज़्यादा डिमांड फॉर रिजर्वेशन ना हो। इकोनॉमिक क्राइटेरिया फॉर रिजर्वेशन एक नया डिस्प्यूट खड़ा करता है, जहां पर यह बोला जाता है कि बेसिस ऑफ इनकम कैन नॉट बी द ग्राउंड फॉर रिजर्वेशन, जबकि अर्लियर इट वाज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। बट जब से ये प्रोवाइड किया गया है तो इसके प्रोज एंड कॉन्स को लेके काफ़ी डिबेट चल रहा है, एंड आई होप आप लोग भी इसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देन इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस हैं कि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसमें रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या मैकेनिज्म्स होंगे, इसके लिए क्या रूल्स हैं, क्या प्रोसीजर्स होंगे और क्या इंसेंटिव्स होंगे, या इसके लिए इसको ना फॉलो किया जाए तो किस तरह से हम उसके अगेंस्ट पिनल एक्शन लेंगे। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का एक डिबेट बनता है कि
for how long the role of identity politics will continue to shape the reservation politics in India and for how long Indian politics will be influenced by the ideas of caste. अब इन सारे डिबेट्स के ऊपर अगर आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से इक्विप कर लेते हो तो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 और ऐसे पेपर इवन ड्यूरिंग योर इंटरव्यू यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट. नाउ इफ आई टॉक अबाउट पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लेते हैं बट वो क्या करते हैं, बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो सिर्फ अपने नोट्स पढ़ते रहते हैं, वो न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स को अच्छे से इंटीग्रेट नहीं करते हैं, इंटरनलाइज नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके आंसर्स में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है. अब जैसे आज योगिंदर सर का ये आर्टिकल आया रिजर्वेशन को लेके, अब इसमें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स अगर मैं देखता हूँ तो जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस साफ साफ दिखती है कि जस्टिस फेयरनेस है जो सपोर्ट करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को, राइट. फिर रॉबर्ट नॉजिक जो लिबर्टेरियन क्रिटिक देते हैं, नियो लिबरल राइटर हैं, वो चैलेंज करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन एज वायलेशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स. वो बोलते हैं यार मार्केट है, ओपन मार्केट मैकेनिज्म्स हैं, यहाँ पर स्टेट को अनड्यू अननेसेसरी इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए. नाइट वॉचमैन स्टेट की जो बात है कहीं ना कहीं ये उसको एडहियर टू करते हैं. फिर एक कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव है जो एम्फेसाइज करता है शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिटी वैल्यूज़. अब जब हम कम्युनिटेरियनिज्म की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये महात्मा गांधी जी का जो आइडिया है हमारे पास सर्वोदय का, या जो दीनदयाल उपाध्याय जी का आइडिया है अंत्योदय का, ये उनके साथ भी एसोसिएट कर जाता है. तो अगर हम इसको कलेक्टिवली पढ़ते हैं तो हमारा नोट ज़्यादा होलिस्टिक हो जाता है, ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल हो जाता है और ज़्यादा इंप्रेसिव हो जाता है. फिर डॉक्टर अंबेडकर का खुद का एक बहुत ही प्रोग्रेसिव विजन था. ही हिमसेल्फ इज द आर्किटेक्ट ऑफ रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन. सो डॉक्टर साहब हिमसेल्फ हैड सफर्ड the discrimination and then he stood up for the rights of the community and made all the possible efforts. Then there is a conflict theory जो बोलती है कि रिजर्वेशन एक इंस्ट्रूमेंट है जो चैलेंज कर सकता है entrenched power structures को. व्यूज रिजर्वेशन एज इंस्ट्रूमेंट टू चैलेंज एंट्रेंच्ड पावर स्ट्रक्चर्स. जैसा कि मैंने बताया था एक सर्कुलेशन ऑफ एलीट है, तो आप इसको इस तरह भी समझ सकते हो कि जो रिजर्व कम्युनिटीज़ हैं, जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, उनके अंदर भी एक एलीट खड़ा हो गया है और वो सारा बेनिफिट उस एक स्पेसिफिक एलीट तक ही लिमिटेड हो गया है. अब उसको चैलेंज करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है जिससे आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हो कि दलित से अब महादलित की बात शुरू हो चुकी है. पॉलिसी एनालिसिस करते हुए वी कैन सी दैट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और रिजर्वेशन का जो इशू है ये हमारे पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर इंपैक्ट डालता है. हमें पढ़ना पड़ता है कास्ट इन पॉलिटिक्स, कास्ट एंड पॉलिटिक्स. नाउ हियर आई वुड अप्रिशिएट अगर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन के स्टूडेंट्स या सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में बता पाएँ कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन दोनों में क्या डिफरेंस है. देन जुडिशियल एक्टिविज्म है, क्या रोल प्ले करेगी जुडिशरी, क्या रोल प्ले करेंगी कोर्ट्स की रिजर्वेशन पॉलिसी को किस तरह से इन सिंक किया जा सके विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सिमिलरली एक फेडरलिज्म का इशू बनता है कि सेंटर स्टेट डायनामिक्स में क्या यहाँ पर हमारे सामने आएगा व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी. कहीं ना कहीं इसमें जो डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. एंड आई होप जीएस स्टूडेंट्स मस्ट बी नोइंग व्हाट आई मीन बाय डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस. फिर अगर आप ऑप्शनल के स्टूडेंट हो स्पेसिफिकली तो कुछ इंटरनेशनल कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव्स आपके अगर आंसर में आ जाते हैं कि इंडिया का जो एफर्मेटिव एक्शन है उसको आप कौन से ग्लोबल मॉडल के साथ कंपेयर कर सकते हो, तो योर आंसर विल बी मच बेटर. एंड आई विल अप्रिशिएट अगर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के एस्पिरेंट्स यहाँ नीचे अपने कमेंट्स में बताएं कि वो किस मॉडल के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं. द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपैरिजन विल बी पिन्ड बाय माय टीम टू शोकेस दैट जो सिंसियर स्टूडेंट है वो किस लेवल तक अपनी तैयारी को लेके जाते हैं. देन देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड सोशल जस्टिस. अब ये ना ओपन मार्केट लिबरलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है और इक्विटी का जो कंसर्न है इसको लेके एक डिबेट है कि हम कहाँ तक प्राइवेट सेक्टर में सोशल जस्टिस करने के लिए स्टेट का इंटरफेरेंस अलाउ कर सकते हैं. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का जो आइडिया है वो सोशियोलॉजी ऑप्शनल के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा. कास्ट डायनेमिक्स को लेके चेंजिंग नेचर ऑफ कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज इन मॉडर्न इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. एजुकेशनल मोबिलिटी, रोल ऑफ हायर एजुकेशन इन सोशल मोबिलिटी फॉर मार्जिनलाइज ग्रुप, यहाँ पर पीजीटीवीज की भी बात आप कर सकते हो. देन इंटरसेक्शनैलिटी, ओवरलैपिंग डिसएडवांटेजेस ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर एंड रिलीजन. यहाँ पर आप कास्ट की बात करोगे, हाई लो कास्ट की, क्लासेस रिच एंड पुअर की बात करोगे, अर्बन रूरल की बात करोगे, जेंडर मैन वुमेन थर्ड जेंडर की बात करोगे और रिलीजियस डायमेंशन भी कवर करोगे. एलीट रिप्रोडक्शन
यहाँ पर मैकेनिज्म्स वो डिस्कस किए जाएंगे जिनके थ्रू प्रिविलेज ग्रुप अपने एडवांटेज को मेंटेन करते हैं, जैसा कि मैंने पहले बोला था, पार एलिट्स की बात कर लो या सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स की बात कर दो। फिर सोशल एक्सक्लूजन की बात आती है, प्रोसेस दैट प्रिवेंट फुल पार्टिसिपेशन ऑफ मार्जिनलाइज ग्रुप्स। कहीं ना कहीं वो टेल एंड तक जो बेनिफिट्स नहीं पहुंच पाते, वही अंत्योदय स्कीम या सर्वोदया की हम बात कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम सोशोलॉजिस्ट की बात करें सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स में, तो सतीश देशपांडे सर के जो एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एजुकेशनल एक्सपेंशन एंड चेंजिंग सोशल कॉम्पोजिशन, दिस कैन बी वेरी हेल्पफुल। एंड्रे का जो काम है एनालिसिस ऑफ इनइक्वालिटी एंड सोशल स्ट्रक्चर इन मॉडर्न इंडिया, इसको अगर आप अपने आंसर में कोट करते हो, इसको अगर आप रेफर करते हो, यू मेक अ लॉट ऑफ बेटर सेंस। देन पिरे का जो कल्चरल कैपिटल है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनिंग रिप्रोडक्शन ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज। एम.एन. श्रीनिवास सर का जो संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हम थ्योरी ऑफ अपवर्ड मोबिलिटी विद कास्ट हायरार्कीज को पढ़ते हैं। और योगिंदर सर का जो पॉलिटिकल एनालिसिस है, कंटेम्प्रेरी क्रिटिक ऑफ इनकम्प्लीट सोशल जस्टिस। अब अगर आप आज के एडिटोरियल के साथ इन सारी चीज़ों को इनग्रेन करते हो, इंटीग्रेट करते हो, तो आप एक बहुत होलसम वे में अपना जो कॉन्सेप्ट है उसे तैयार कर लेते हो। इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट एट यूर ओन, फैंटास्टिक, बट दोज हु बिलीव कि उनके लिए ये सब कुछ एक साथ पढ़ना, समझना, इस तरह से नोट बनाना एक चैलेंज है, they can always rely on Team Raj Malhotra's efforts. This series will now continue. All we seek is your support, your encouragement, your appreciation. Do let us know that to what an extent we could help you through this series. We will continue it in any what way. There be response or no response, because this is a commitment for the betterment of the students. But if yes, we feel encouraged, it will motivate us to add more and more value, to bring more and more courses like this where we can help you a lot. Best of luck everyone.